हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, जो कि एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक मॉडल है और ये सबसे ओल्ड मॉडल है। ठीक है, तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल पे ही सारे जो आज के मॉडल हैं एचडीएलसी मॉडल वो बेस्ड है। इसलिए क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को समझना और उसके एक एक पेज एक एक टास्क को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में, उसके सारे फेजेज, उस फेज में कौन-कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे एडवांटेज और ड्रॉबैक्स इसके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज द बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। यस, ये सबसे बेसिक वाटरफॉल मॉडल है, क्लासिकल मॉडल है। एंड इट इज वेरी सिंपल बट आइडियलिस्टिक। ये बहुत ही सिंपल है बट आइडियलिस्टिक है, क्योंकि इसी पे सारा जो मॉडल है एचडीएलसी मॉडल वो बेस्ड है। देखिए, क्लासिकल से ही हमें पता चल रहा है क्या कि ये क्लासिकल बहुत ओल्ड हो चुका, अब ये आउटडेटेड हो चुका। तो earlier this model was very popular but nowadays it is not used। पहले ये बहुत पॉपुलर था पहले के ज़माने में, लेकिन आज ये यूज़ नहीं होता है। But it is very important because all the other software development life cycle models are based on the classical waterfall model। But ये बहुत important है, जैसा हमने कहा आपको कि सारे जो waterfall मॉडल पे ही बेस्ड है, सारे जो एचडीएलसी मॉडल है वो इसी पे बेस्ड है। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल डिवाइड्स द लाइफ साइकिल इनटू अ सेट ऑफ फेजेस। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या करता है, जो लाइफ साइकिल है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, उसको डिफरेंट फेजेज में डिवाइड करता है। दिस मॉडल कंसीडर्स दैट one phase can be started after completion of the previous phase। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का। इसका अप्रोच क्या है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का प्रिंसिपल क्या है कि वन फेज कैन बी स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज। मीन्स दूसरा जो नेक्स्ट फेज है वो तभी स्टार्ट हो सकता है एक ही शर्त पर, जब आपका इसके पीछे वाला फेज का सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, उसका कोई भी टास्क अब बचा हुआ नहीं है। दैट इज द आउटपुट ऑफ वन फेज विल बी द इनपुट टू द नेक्स्ट फेज। एक फेज का जो आउटपुट प्रीवियस फेज का आउटपुट दूसरे फेज के लिए इनपुट के तौर पे परफॉर्म करता है। आगे है, thus the development process can be considered as a sequential flow in the waterfall। जिसके कारण हम लोग इसके डेवलपमेंट प्रोसेस को एक सिक्वेंशियल फॉर्म, वाटरफॉल जैसे वाटरफॉल क्या होता है, सिक्वेंशियली फॉल डाउन होता है, उसी प्रकार हम लोग इसे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फेज है, फिर दूसरा जब भी कंप्लीट होगा तब उसके बाद तीसरा, फिर ये कंप्लीट होगा तब उसके नीचे, और जब तक एक का सारा टास्क परफॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग दूसरे फेज में मूव नहीं कर सकते। मीन्स इसमें फेजेज ओवरलैप नहीं हो सकते। ठीक है, here the phases do not overlap with each other। Yes, the different sequential phases of the classical waterfall model are shown in the below figure। इस फिगर में दिखाया गया है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में कौन कौन से फेज होते हैं, किस प्रकार से इनका फ्लो कंट्रोल होता है। तो फर्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी, देन है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, थर्ड है डिजाइन, फोर्थ है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, फिफ्थ है इंटीग्रेशन एंड सबसे लास्ट है मेंटेनेंस। तो इन सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? तो द मेन गोल ऑफ दिस फेज इज टू डिटरमाइन whether it would be financially and technically feasible to develop a software। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जिसे यूजर का रिक्वायरमेंट मिला है किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो क्लासिकल वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल के तहत अगर वो प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा तो सबसे पहले ये विचार किया जाएगा कि क्या ये हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए फिजिबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। फाइनेंशियली मीन्स प्रॉफिटेबल, टेक्निकली जो हमारा एम्प्लॉय है क्या वो उसको डेवलप कर सकता है, जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं आज के ज़माने में, वो क्या इस प्रोडक्ट को डेवलप करना हमारे लिए ठीक-ठाक होगा या नहीं होगा। So the feasibility study involves understanding the problem and then determine the various possible strategies to solve the problem। feasibility study जो है उसमें हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है
वेरियस पॉसिबल स्ट्रैटेजी मीन्स क्या क्या पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकते हैं इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि किसी भी काम को करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो these different identified solutions are analyzed based on their benefits and drawbacks। जो सारे डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन बताए जाते हैं, डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन को डिटरमाइन किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, कौन सा इसमें से जो पाथ होगा जिसको चूज करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज चूजन एंड ऑल द अदर फेजेज आर कैरिड आउट एज पर दिस सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी। तो इसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है उसे चूज कर लिया जाता है और सारे फेजेज इसी सॉल्यूशन के आधार पे काम करते हैं। तो ये था आपका फिजिबिलिटी स्टडी। जो सेकंड फेज आपका है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें है द एम ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड डॉक्यूमेंट देम प्रॉपर्ली। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर का हमारा एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हम उससे एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल उससे लेने का प्रयास करते हैं और उसको फिर बाद में एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं, जिसे एसआरएस डॉक्यूमेंट कहा जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वो क्या होता है, वो यूजर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है कि हाँ यूजर का ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये रिक्वायरमेंट को क्या करना है, बिल्ड करना है। अगर कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा कि मान लिया जाए मैं यूज़र हूँ, मैंने कहा अरे भाई ये आपने क्या बना दिया? मैंने तो ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं करने को कहा था, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो ऐसा अगर डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट का जो निर्धारण है वो किया जाता है किसके आधार पे? एसआरएस डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में अगर पूछा जाए एसआरएस डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, दिस फेज कंसिस्ट्स ऑफ टू डिफरेंट एक्टिविटीज। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन को भी दो डिफरेंट एक्टिविटीज, दो डिफरेंट टास्क में बांट दिया गया है। क्या? फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, उसको एनालिसिस करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, इस पूरे अगर टर्म को आप समझ लें तो आप इसके टास्क को समझ लीजिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें हम क्या करेंगे, पहले रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे और उस रिक्वायरमेंट को बाद में स्पेसिफाई करके डॉक्यूमेंट उसको करेंगे प्रॉपर्ली। तो फर्स्ट टास्क क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। फर्स्टली ऑल द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर आर gathered from the customer and then gathered requirements are analyzed. Yeah? The goal of the analysis part is to remove incompleteness. An incomplete requirement is one in which some parts of the actual requirements have been omitted. सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया और उस रिक्वायरमेंट जिसको गैदर किया उसको एनालाइज करेंगे। एनालिसिस का मेन काम क्या है कि अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब क्या कि उसमें से कुछ पार्ट जो था वो हटा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। या अगर इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंट क्या देखिए लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट इज वन इन विच सम पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट कंट्राडिक्ट्स विद सम अदर पार्ट। है ना, ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि दूसरे पार्ट से कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग एनालाइज़ करके रिक्वायरमेंट में क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डिजाइनिंग के साथ। ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे इसी फेज में, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें दीज एनालाइज्ड रिक्वायरमेंट आर डॉक्यूमेंटेड इन अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। SRS document serves as a contract, and the SRS document serves as a contract between development team and customers. Any future dispute between the customers and the developers can be settled by examining the SRS document. ठीक है, SRS डॉक्यूमेंट हम बोला था कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करता है डेवलपमेंट टीम और कस्टमर के बीच में। अगर कोई बाद में फ्यूचर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल किया जाता है एसआरएस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर। तो ये था आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन।
इसके बाद का जो थर्ड फेज आता है वो है डिजाइन। इसमें क्या किया जाता है, सिस्टम डिजाइन जिसे हम लोग बोलते हैं या सॉफ्टवेयर डिजाइन भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के मॉडल्स, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, स्यूडोकोड वगैरह से एक जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसका मॉडल को तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर सकें, बिल्ड कर सकें। So the aim of design phase is to transform the requirements specified in the SRS document into a structure that is suitable for implementation in some programming language. मीन्स डिजाइन फेज में क्या करना है, जो हमने रिक्वायरमेंट को गैदर किया था एसआरएस डॉक्यूमेंट में जिसे लिखा है, उसका एक मॉडल को तैयार करना डिफरेंट तरह के टेक्निक, डेटा फ्लो डायग्राम, स्यूडो कोड वगैरह का यूज करके इसे एक सुइटेबल किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या किया जा सके, बिल्ड किया जा सके, डेवलप किया जा सके। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। कोडिंग क्या, इन कोडिंग फेज सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू सोर्स कोड यूजिंग एनी सुइटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या किया जाता है कोडिंग फेज में, जो हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो, डिफरेंट अभी डिजाइन फेज में जो किया उसको किसी एक सुइटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर लिया जाता है। आपने जावा में करना है, सी प्लस प्लस में, पाइथन किसी में, और उसमें क्या किया जाता है, सोर्स कोड को लिखा जाता है। Thus, each designed module is coded, सारा मॉड्यूल को कोड कर लिया जाता है। Then the aim of the unit testing phase is to check whether each module is working properly or not। तो जो यूनिट टेस्टिंग है इसका एम क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग ये चेक करता है कि सारा जो मॉड्यूल, मीन्स यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होता है एक मॉड्यूल पे, तो सारा मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बाद में इन सारे मॉड्यूल को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तब ना हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार होगा। तो सारे मॉड्यूल को चेक कर लिया यूनिट टेस्टिंग के द्वारा हमने, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से हमारा जब सिस्टम तैयार हो जाएगा सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो उसे हम एक बार सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो इंटीग्रेशन फेज में क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स आर अंडरटेकन सून आफ्टर दे हैव बीन कोडिंग एंड टेस्ट। जब हमने कोडिंग कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने सारे मॉड्यूल को यूनिट टेस्टिंग कर लिया, तो इन सारे मॉड्यूल्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, so integration of various modules is carried out incrementally over a number of steps। जो मॉड्यूल का इंटीग्रेशन होता है वो एक बार नहीं होता है कि सारा मॉड्यूल है एक बार हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि मॉड्यूल रखा हुआ कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कैसे पकड़ के हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे होता है, प्रीवियसली प्लान्ड मॉड्यूल्स आर एडेड टू द पार्शियली इंटीग्रेटेड सिस्टम। मीन्स आपका जो पार्शियली सिस्टम है या सिस्टम अभी नहीं है, एक मॉड्यूल है आपके पास, फिर आपने नेक्स्ट मॉड्यूल को जब इसमें इंटीग्रेट किया तो ये अभी क्या बन गया है, पार्शियली इंटीग्रेटेड सिस्टम, फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं। फिर आपने नेक्स्ट थर्ड मॉड्यूल को ऐड किया, फिर आपने फोर्थ और फिफ्थ को, जब आपने सारे मॉड्यूल को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, पार्शियली इंटीग्रेटेड सिस्टम से फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया। फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम का अर्थ क्या, कि आपने सारे मॉड्यूल्स को अब इंटीग्रेट कर दिया है, अब ये सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्कुल तैयार है, अब इस पे हम लोग सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। So finally, after all the modules have been successfully integrated and tested, the full working system is obtained and system testing is carried out on this। फुल वर्किंग सिस्टम हम लोग को तैयार होता है, जिस पे हम लोग एक बार पुनः सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म करें। System testing consists three different kinds of testing activities as described below। अब देखिए सिस्टम टेस्टिंग भी तीन तरह का होता है, ये आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट इज अल्फा टेस्टिंग, सेकंड इज बीटा टेस्टिंग, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप जान जाइएगा। थर्ड है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि हम लोग यूज करते हैं। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग इज द सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट टीम। जब इंटीग्रेट सारे मॉड्यूल को करके फुल वर्किंग सिस्टम तैयार हो गया, तो उस पर जो डेवलपमेंट टीम के द्वारा किया जाएगा टेस्टिंग, उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या होता है, परफॉर्म्ड बाय फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर। मीन्स सारे कस्टमर के लिए वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स, फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर हम लोग कह सकते हैं,
उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है और फीडबैक भेजा जाता है। किसे फीडबैक दिया जाता है? जो डेवलपमेंट टीम है उसे, कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्क अच्छा से कर रहा है कि नहीं, कहीं इसमें बग तो नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी बात करें, तो ऐप स्टोर जैसे गूगल ऐप स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, उसमें आप अगर जाइएगा, जैसे व्हाट्सएप है तो उसका बीटा प्रोग्राम चलता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का बीटा प्रोग्राम चलता है ना, नीचे में लिखा रहता है ज्वाइन बीटा या बीटा इज करेंटली फुल। तो वो बीटा क्या है, वो आप क्या होइएगा, उस फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर में शामिल हो जाइएगा बीटा टेस्टिंग के लिए। आपको क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का अगर कोई पैच फाइल आया है, कोई अपडेट आया है, तो सारे कस्टमर को मिलने के पहले आपको वो अपडेट मिल जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। ये हुआ बीटा टेस्टिंग। सबसे लास्ट में आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसे हम यूजर्स परफॉर्म करते हैं। हम यूजर्स को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिला, तो हम लोग ये डिसाइड कर दें कि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अच्छा है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। जैसे कोई गेम आया मार्केट में, ठीक है, तो जैसे पबजी है, तो पबजी को हमें एक्सेप्ट करना है, ये गेम अच्छा है तो हाँ हमने एक्सेप्ट किया। फ्री फायर है, गेम अच्छा है तो एक्सेप्ट करना है, नहीं अच्छा है तो नहीं करना है। इस तरह की बात एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में होती है। तो आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन डिलीवर्ड, द कस्टमर परफॉर्म्ड द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टू डिटरमाइन whether to accept a delivered project or to reject it। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे। सबसे लास्ट जो आपका फेज है वो है मेंटेनेंस का फेज। एंड मेंटेनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, क्योंकि मेंटेनेंस आपका 50% टाइम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का होता है, क्योंकि जब तक आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तब तक आपको उसे मेंटेन करते रहना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस आपका बार बार मेंटेनेंस होने वाला है। तो द एफर्ट स्पेंट ऑन मेंटेनेंस, the 60% of the total effort spent on to develop a full software। सिर्फ मेंटेनेंस फेज पे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का 60% एफर्ट जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको कोई डेवलप करने दिया, या हम हमारे डेवलपमेंट टीम ने किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, वो तो हमने कुछ सप्ताह या कुछ महीने में डेवलप किया, आपको दे दिया। फिर उसका मेंटेनेंस करना, कोई नया टेक्नोलॉजी आई तो उसके अनुसार उसे अडेप्ट करना उस टेक्नोलॉजी को। कल को कोई नया इन्वायरमेंट हमें कहीं स्विच करना पड़ा दूसरे सिस्टम पे, तो उसको पोर्ट करना, उसका मेंटेनेंस रख रखाव करना, ये बहुत जरूरी है। तो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। अब देखिए मेंटेनेंस भी थ्री टाइप का होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका बन गया है। तो मेंटेनेंस का फर्स्ट टाइप है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में बेसिकली होता क्या है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे उस समय अगर हमें कोई एरर नहीं मिला हो और अभी कोई एरर मिला हो तो उसे हम लोग ठीक करते हैं। दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कैरीड आउट टू करेक्ट एरर्स। उन सभी एरर्स को ठीक किया जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस में, दैट वेयर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। जो कि जब प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो रहा था उस समय हम इसे देख नहीं पाए थे। सेकंड होता है आपका परफेक्टिव मेंटेनेंस। ये किया जाता है यूजर के रिक्वायरमेंट पे, मीन्स यूजर आपको रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये भी चाहिए। जैसे दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कैरीड आउट टू इनहांस द फंक्शनलिटी। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका है लेकिन उसके फंक्शनलिटी को और इनहांस करना है, तो ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे। थर्ड एंड लास्ट है आपका एडेप्टिव मेंटेनेंस। ये क्या है? Adaptive maintenance is usually required for porting the software to work in a new format, such as work on a new computer platform or with a new operating system। आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसे मान लिया जाए किसी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना है या न्यू इन्वायरमेंट पे आप स्विच हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडेप्टिव मेंटेनेंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये आपका क्या था, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का जो सारा फेज था, डिफरेंट फेज, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज और ड्रॉबैक्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अधिकतर क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का ही पूछा जाता है, क्योंकि ये सिंपल है बट आइडियलिस्टिक है। अगर आपको ये आ गया तो आपको सारा एचडीएलसी मॉडल आ गया है, क्योंकि आपको एक बार ये समझ लेना है, बाकी सारा का फेज सिर्फ समझ लेना है, किस तरह से फेजेज वर्क करते हैं, किस तरह से फेजेज एक दूसरे में ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, बस वो समझना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो आपका समझा हुआ ही रहेगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग एडवांटेज देखते हैं
Classical waterfall model is an idealistic model for software development. It is very simple, so it can be considered as the basis for other software development lifecycle model. ऐसा हम लोग जानते हैं. तो below are some of the major advantages of this HDLC model. आपको भी इसी तरह से एग्जाम में पॉइंट बना बना कर लिखना है, बातें बना बना कर लिखनी है. So this model is very simple and is easy to understand. Second is phases in this model are processed one at a time. बिल्कुल important बात. इसमें फेज क्या होते हैं? एक बार में किसी एक ही फेज पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं. थर्ड है ईच स्टेज इन द मॉडल इज क्लियरली डिफाइंड. हर एक स्टेज क्लियरली डिफाइंड होता है. दिस मॉडल हैज वेरी क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन्स. यस, बिल्कुल. आगे है प्रोसेस, एक्शंस एंड रिजल्ट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड. इसमें सारा चीज सारे इस डॉक्यूमेंट में एकदम डॉक्यूमेंटेड होता है कि कब कौन सा प्रोसेस करना है, कौन सा एक्शन लेना है, रिजल्ट क्या रहेगा. रीइंफोर्सेस गुड हैबिट्स. देखिए रीइंफोर्सेस गुड हैबिट्स का इसमें यूज होता है. वो रीइंफोर्सेस हैबिट्स बोलता क्या है कि डिफाइन बिफोर डिजाइन. मीन्स हम जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं उसके पहले हम उसे डिफाइन कर लें. तो एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमने डिफाइन कर लिया, फिर हमने डिजाइन किया. और डिजाइन बिफोर कोडिंग, जब आप कोडिंग कर रहे हो उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सिस्टम को डिजाइन कर लें. ठीक है. लास्ट है आपका एडवांटेज, दिस मॉडल वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड. देखिए ये जो आपका क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये आज तो खैर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है उसमें तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में फिर भी ये वर्क कर सकता है. और वहां पे वर्क कर सकता है जहां पे रिक्वायरमेंट आपका वेल अंडरस्टूड हो. आपको पहले से पता हो कि अच्छा क्या यूजर का ये रिक्वायरमेंट है. आगे हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का. तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल सफर्स फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स. बेसिकली वी कांट यूज इट इन रियल प्रोजेक्ट्स. हम लोग इसका रियल प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं कर सकते हैं. बट वी यूज अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल. लेकिन हम लोग दूसरे मॉडल का यूज करते हैं एचडीएलसी मॉडल का, जो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल पे ही बेस्ड है. Below are some major drawbacks of this model. नीचे दिए गए कुछ ड्रॉबैक्स है. क्या? सबसे फर्स्ट है नो फीडबैक पाथ. इसका मतलब क्या? इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल evolution of software from one phase to another phase is like waterfall. It assumes that no error is ever committed by developers during any phases. देखिए इसमें क्या है, जो एक फेज से दूसरे फेज में इवोल्यूशन होता है वो वाटरफॉल के जैसा होता है. मीन्स ये इसमें एजम्पशन रहता है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में कि जो फर्स्ट फेज था उसमें डेवलपर के द्वारा कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक नहीं किया गया. क्या ये पॉसिबल है? गलती, हम लोग इंसान हैं और इंसान से ही गलती होती है और गलती होने का पूरा चांस है. क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पेज हो उसमें कोई गलती ना हुई हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. इसलिए ये रियल प्रोजेक्ट के लिए सूट नहीं करता है. तो देयरफॉर इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट एनी मैकेनिज्म फॉर एरर करेक्शन. ये एरर करेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि इसमें तो एजम्पशन ही है कि हमने ठीक है रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया तो बिल्कुल सही है. क्यों? यूजर का रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. आगे है डिफिकल्ट टू एकोमोडेट चेंज रिक्वेस्ट. यस, देखिए अभी हमने जो कहा, दिस मॉडल assumes that all the customer requirements can be completely and correctly defined at the beginning of the project, but actually customer requirements keep on changing with time. है. इस मॉडल में, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में, ये ज्यूम किया जाता है कि कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट कहा है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली है और करेक्टली है. क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं. मानव का इच्छा कभी अंत हुआ है? मानव इच्छा का, लोग का इच्छा धीरे धीरे बढ़ते ही रहता है. आज हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिया बनाने के लिए, फिर हमने सोचा अरे यार इसमें एक चीज तो रह गया भाई, ये भी रहना चाहिए इसमें. फिर बाद में हमने सोचा भाई अच्छा अच्छा एक चीज और रह गया भाई, ये वाला चीज भी कर देना इसमें. तो धीरे धीरे चेंज रिक्वेस्ट आता रहता है और चेंज रिक्वेस्ट आएगा ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, क्योंकि कोई भी एक बार में नहीं सोच सकता है ना कि कैसे हमें क्या करना है. तो इसलिए यहाँ पे ये रियल प्रोजेक्ट को सूट नहीं करता है. इट इज डिफिकल्ट टू एकोमोडेट एनी चेंज रिक्वेस्ट आफ्टर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज इज कंप्लीट. इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज कंप्लीट हो गया तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट को आप ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक फेज कंप्लीट हो गया, अब दूसरा फेज स्टार्ट है. आप फेज को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, एक फेज से दूसरे फेज ऊपर जंप नहीं कर सकते हैं. ये दिक्कत है क्योंकि ये वाटरफॉल है. लास्ट आपका ड्रॉबैक्स है नो ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस. यस, दिस मॉडल रिकमेंड्स दैट
New phase can start only after the completion of the previous phase. प्रीवियस फेज कंप्लीट हो गया तभी आपका नेक्स्ट फेज कंप्लीट होगा, बट इन रियल प्रोजेक्ट्स दिस कांट बी। रियल प्रोजेक्ट में इसे मेंटेन नहीं किया जा सकता है। क्यों? टू इंक्रीज द इफिशियंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। फेजेज में ओवरलैप, बिल्कुल सही बात है, हमें इफिशियंसी को बढ़ाना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें रिक्वायरमेंट हम गैदरिंग कर रहे हैं, हमने कुछ रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया, तो क्यों ना हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दें। हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टीम और रिक्वायरमेंट को गैदर कर रही है, उसे एनालिसिस करेगी, तब तक हम मेरा उस समय तक का सारे डॉक्यूमेंट तो रेडी हो जाएगा। हमने हाफ सिस्टम डिजाइन कर लिया है, सॉफ्टवेयर डिजाइन का मॉड्यूल हमने बना लिया, डिफरेंट डीएफडीज बना लिए, तो क्यों ना हम कोडिंग डेवलपर्स को बुला करके कोडिंग स्टार्ट करवा दें। जैसे जैसे और सिस्टम डिजाइन होगा वैसे वैसे हम और कोडिंग करवाते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा मेन समय की बचत। कॉस्ट तो खैर रिड्यूस होता ही है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय, तो टाइम की बचत होती है। इसलिए ये क्या है कि रियल प्रोजेक्ट पे आज सूट नहीं करता, और यही कारण है कि आज ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो है बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है, इसका यूज नहीं होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्लासिकल वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लासिकल वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल समझ में आ गया होगा। इसके सारे हमने फेजेज देखे, सारे फेजेज में कौन कौन से टास्क होते हैं ये देखा हमने, हमने इसके एडवांटेज देखे और हमने इसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं बनता है। आगे हम लोग इसी तरह से इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, देन क्या है इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल, है ना, इस तरह के मॉडल को हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉर वॉचिंग।